ज़रूरी हो जाता है कि आप एक्सेप्टेंस और ऑफ़र के बारे में डिटेलिंग पढ़ें, क्योंकि जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, अब आपने सरकार के साथ कोई एग्रीमेंट तो कर लिया है और वो कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील भी हो गया, साइनिंग भी हो गई है, बट इन केस अगर ब्रीच हो गया, किसी ने पैसे नहीं दिए, तो जब कोर्ट में केस जाएगा तो बात रिवोकेशन की भी आ जाती है। बात ये भी आती है डिटेलिंग की कि एक्सेप्टेंस कब हुआ, किस टाइम पर हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था, एग्रीमेंट बनने में कहीं कोई भूल चूक तो नहीं रह गई। तो यही डिटेल्स हम यहाँ पढ़ेंगे, जो कि आपके नॉर्मल डे टू डे चीज़ों में भी काम आएंगी, एज वेल एज जुडिशियल सर्विसेज में भी काम आएंगी। रिवोकेशन उसी में से एक टॉपिक है जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ा था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इससे रिलेटेड आपके प्रोविजंस जो हैं वो है सेक्शन 4 एज वेल एज 5। इसका एक्सटेंशन आप 6 तक भी ले जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। सेक्शन 4 में हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी थी: कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी। एंड आज हम लोग सेक्शन 5 पे जाके पूछेंगे कि ये टाइमलाइन जो है, हम लोग जब ऑफर देते हैं तो कब इसे रिवोक कर सकते हैं। सर ने बहुत सारी चीज़ गवर्नमेंट से रिलेटेड बताई, उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल पूछती हूँ आप लोगों से। VRS आपने सुना होगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो अगर जब ऐसी स्कीम होती है तो ये जो स्कीम है, क्या वो इन्विटेशन टू ऑफर है या फिर वो एक ऑफर है जब आप सरकार को VRS देते हो? बताइए, कोई बता पाएगा? एग्जैक्टली जैसे सर ने बिल्कुल सही बोला कि जो स्कीम है वो सिर्फ एक इन्विटेशन टू ऑफर है। कोई भी चाहे आपके जो सरकारी ऑफिस में काम कर रहा है, उस स्कीम को यूज़ करके आप अपना विड्रॉल ले सकते हो, आप अपना रिटायरमेंट ले सकते हो, पेपर पेन पे लिख कर प्रॉपर तरीके से, जो कि अथॉरिटी कह रही है, सरकार को सबमिट कर सकते हो। जब जिस समय आप सबमिट करते हो, दैट अमाउंट्स टू ऑफर। ऑफर कि आप रिटायरमेंट लेना चाहते हो, काइंडली अप्रूव द गवर्नमेंट। जिस समय सरकार उसे एक्सेप्ट कर लेती है, तभी हम बोलेंगे उसे एक्सेप्टेंस। तो यहां आ गया आपका इनविटेशन, इनविटेशन टू ऑफर, यहां आ गया आपका ऑफर, और यहां आ गया आपका एक्सेप्टेंस। जो स्कीम है हमारी VRS वाली, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी इनविटेशन टू ऑफर है, जहां पे सरकार ने आपको एक रास्ता दे रखा है कि आप अगर रिजाइन करना चाहते हैं, रिटायरमेंट लेना चाहते हैं वॉलंटरली, इसका यूज करके यू कैन ऑफर अस, और आप हमें अपना ऑफर दे सकते हैं। प्रोसीजर आपके जो लॉज होंगे उसमें लिखा होगा, मगर सब्जेक्ट टू, अगर सरकार ने, गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट करा, तभी आपको रिटायरमेंट मिलेगी। बहुत बार ऐसा होगा, आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा कि जो IAS ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन के लिए सरकार को लिख तो दिया है, बट सरकार ने अभी तक अप्रूव नहीं करा, इसलिए वो लोग बहुत बारी ऑफिस में ही अभी तक उन्हें जाके बैठना पड़ रहा है, और सरकार कभी कभी मना भी कर देती है। यही हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, काफ़ी प्रोविजन इससे रिलेटेड। कई बार ऐसा भी होता है, आपने VRS के लिए अप्लाई तो कर दिया, मगर मन बदल गया। पहले सोच रहे थे आप बहुत सारे बिजनेसेस करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, बट लेटर ऑन मन करा नहीं यार, प्रॉब्लम बहुत हो रही है, आई थिंक गवर्नमेंट जॉब इज़ बेटर ऑप्शन। आप चाहते हैं कि अब उस ऑफर को रिवोक कर दें, सरकार के पास जाकर कहेंगे कहीं हम, हमारा मन बदल गया, आई वॉन्ट टू रिवोक दिस ऑफर ऑफ रिटायरमेंट विच आई प्लेस्ड बिफोर यू। तो उसके क्या रूल्स हैं रिवोकेशन के, किस टाइमलाइन पे आप कब तक उसे रिवोक कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर, इसलिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये चीज़ हमारी क्लियर है। बाकी एक चीज़ और है कि VRS जो होती है, आप ये चीज़ आपको पता ही होगी कि हमेशा स्पेशल लॉज जो होते हैं, दे प्रिवेल ओवर जनरल प्रिंसिपल्स। तो जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, दीज आर जनरल प्रिंसिपल्स इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेयर एज जो कि ये प्रोविजन है, इनके लिए अलग कई बार आपके रूल्स बने होते हैं, अलग एक्ट्स बने होते हैं, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। अब आगे बढ़ते हैं, हम सेक्शन 5 पर आते हैं।
कि रिवोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन क्या कहता है। हम लोग सेक्शन 4 में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ चुके थे। सेक्शन 5 में हम लोग ये पढ़ेंगे कि टाइमलाइन क्या क्या है आपकी, किस टाइम पे आप रिवोक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि एक प्रपोजल जो है वो रिवोक कब हो सकता है। यहाँ बात हम प्रपोजल की करेंगे और यहाँ बात हम करेंगे एक्सेप्टेंस की। प्रपोजल इज ऑफर। ऑफर आप रिवोक कर सकते हो किसी भी टाइम। कब? बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। खिचड़ी पक गई, आई नो, धीरे धीरे समझते हैं क्या है। इफ फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक चीज, इससे पहले हम लोग एक चीज रिमाइंड करते हैं। हम जब पिछली क्लास में सेक्शन 4 पढ़ रहे थे तब हमने ये देखा था कि जब भी बाय पोस्ट के रूल्स अप्लाई होते हैं तो हम लोग दो तरीके से, दो एंगल से देखते हैं, एक प्रपोजर और एक आपका ऑफरी, प्रपोजी, प्रोमिसी। एक प्रोमिसर और प्रोमिसी के एंगल से हम लोग ये चीज देखते हैं। सिमिलरली हम लोग इस चीज के अंदर भी ये चीज अप्लाई करेंगे। सेक्शन 4 एंड 5 के अंदर वैसे तो ये रूल्स नहीं कहीं लिखे कि सिर्फ ये पोस्ट पे अप्लाई होंगे, बट बहुत सारे ऐसे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं जहां बोला गया है कि आपके ये रूल सिर्फ बाय पोस्ट के ऊपर अप्लाई होंगे। बिकॉज अगर आप टेलीफोन से रिवोक कर रहे हैं तो सामने वाली पार्टी ने तो सुन ही लिया है। ये रूल्स दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सुनने का कोई मतलब नहीं है। फैक्ट से अगर आप अपने रिवोकेशन कर रहे हैं एक्सेप्टेंस की या ऑफर की, तब भी आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सामने वाले के पास जैसे ही डॉक्यूमेंट पहुंच जाता है, फैक्ट्स पहुंच जाता है, उसी टाइम पे हम मानेंगे कि वो रिवोक हो गया। अब आते हैं इस पे कि अगर ये ए है और ये बी है, हम यहाँ पर दो अलग अलग स्टैंड पॉइंट व्यू से पढ़ेंगे कि किसके अगेंस्ट कब रिवोकेशन होगा, एक इसके अगेंस्ट और एक इसके अगेंस्ट। तो प्रपोजल की हम पहले वाली चीज पढ़ते हैं। प्रपोजल में भी रिवोक्ड, धीरे धीरे एक एक चीज करके। इट मे बी रिवोक्ड कब? प्रपोजल इन्होंने दिया, ये हो चुका है, ये प्रपोजल दे चुके हैं, अब हम ये रिवोक, इनके पास पहुंच भी गया वो प्रपोजल। अगर वो उसको रिवोक करना चाहते हैं, अब उसे मना करना चाहते हैं, तो कब कर सकते हैं? एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ हिज एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट as against proposer but not afterwards। आप इस लाइन का मतलब हम लोग सेक्शन 4 में आपने देखा होगा कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है। हमने देखा था कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट हो जाती है अगेंस्ट प्रपोजर, जिस समय वो यहाँ लेटर बी पोस्ट कर देता है। तो ये यहाँ से यहाँ पर आप कभी भी, जब तक वो लेटर यहाँ पर पोस्ट करता है, ए जो है रिवोक कर सकता है अपने ऑफर को। बट द मोमेंट बी हैज गिवन द लेटर इन द पोस्ट ऑफिस और वो उसकी आउट ऑफ पावर में चला गया, एक्सेप्टेंस हाथ से निकल गई, उसके बाद ए रिवोक नहीं कर सकता है। आप इससे पहले जो है आप इसे रिवोक कर सकते हो, बाद में नहीं। इसे हम और एक बार और डिटेल में समझते हैं। ये टाइमलाइन देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए से यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ए जो है वो आपका रिवोक कर सकता है। ए में रिवोक, रिवोक कर सकता है वो अपना प्रपोजल, यहाँ से लेके इस टाइम पीरियड तक, जब तक जो सामने वाली पार्टी है आपकी, जो प्रॉमिसी है, वो आपका जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो ऐसी जगह ले जाकर नहीं छोड़ देता कि अब उसकी आउट ऑफ पावर चला गया। और यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस में जैसे ही उसने खत लिखा और जैसे ही देकर आया वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कि हाँ मैं आपका ऑफर, प्रपोजल जो आपने दिया था एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उसी समय उसी वक्त से आप ये बंदा यहाँ पर अब रिवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। यहाँ पे इररेलेवेंट है कि यहाँ पर इसके पास रिसीव हो रहा है, बी के पास कब नॉलेज में आ रहा है कब नहीं, ये चीज़ नहीं देखेंगे हम। हमारे लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इवन इफ अगर आपका जो प्रपोजल है बी के माइंड में आ चुका है, उसकी नॉलेज में आ चुका है और उसने माइंड भी मेकअप कर लिया है कि हाँ मैं अब इसे एक्सेप्ट करूँगा और हाँ करूँगा,
मगर आपने तो यहाँ पे एक और लेटर छोड़ दिया था जिससे आप अपना प्रपोजल मना कर रहे थे, रिवोक कर रहे थे। बट यहाँ पर जैसे ही आएंगे इस समय से पहले, अगर यहाँ पे भी इसे यहाँ पर आने से, लेट्स से इसे हम डिटेल में टाइमलाइन से समझते हैं, ज़्यादा खिचड़ी पक गई यहाँ पर। हम कर रहे हैं रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। अगर ये यहाँ ए है और ये यहाँ बी है, ए ने बी को प्रपोजल दिया है और इसका प्रपोजल यहाँ पे लेट से 1 जनवरी को पहुंच गया है। इन भाई साहब का जो लेट से कि 1 जनवरी को इन्होंने 25 दिसंबर को बाय पोस्ट भेजा था एक प्रपोजल कि मैं अपनी एक प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ आपको, जो कि लेट से कि लखनऊ के अंदर मेरी प्रॉपर्टी एक है, 3 BHK पड़ा है, आप ले लीजिए। बाय पोस्ट उन्होंने ऑफर करा, इनके पास 1 जनवरी तक पहुंच गया। फिर इन भाई साहब का मन बदल गया, इन्होंने लेट से 30 दिसंबर को एक दोबारा लेटर भेजा रिवोकेशन का। वो कह रहे नहीं जी, मेरा बेटा जो है वो यूज कर लेगा प्रॉपर्टी को, अब मैं ये नहीं बेचना चाहता हूँ। इनके पास वो रिसीव होता है लेट से 4 जनवरी को लेटर रिसीव होता है। जैसे लेटर रिसीव हुआ, पहले तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे ये प्रपोजल रिसीव हुआ था, प्रपोजल जो है वो कम्युनिकेट हो गया था। तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल की डेट क्या हुई, 1 जनवरी। वेयर एज रिवोकेशन किस समय मिला, रिवोकेशन का लेटर कब मिला हमें, 4 जनवरी को। अब यहां पर हम लोग 2 सिचुएशंस लेते हैं, किस समय हम लोग मानेंगे कि आप रिवोकेशन कर सकते हो और किस समय नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बी पहली सिचुएशन के अंदर 1 तारीख को ही, 1 जैन को ही इन्हें रिसीव हुआ प्रपोजल, इन्हें कहा यार बड़ा अच्छा सौदा है, इतनी अच्छी सस्ती प्रॉपर्टी मुझे कहीं नहीं मिल सकती है, क्यों ना इसे खरीद लिया जाए। ये गए पोस्ट ऑफिस अगले दिन ही 2 जनवरी को ही गए और इन्होंने यहाँ पर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को भेज दिया, सेंड कर दिया। बट अगर बाद में इन्हें 4 तारीख को रिवोकेशन मिलता है तो क्या ये वैलिड होगा, नहीं, क्योंकि ये लेट हो गया। यहाँ 2 जनवरी पे उन्होंने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज दिया था और हमने सेक्शन 4 में पढ़ा था, जिस समय आप लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है प्रॉमिसी सेंड कर देता है, उसी समय से ये बंदा जिसने प्रपोजल दिया था वो बाउंड हो जाएगा, इसी टाइम से ए विल बिकम बाउंड। इसलिए जो 4 तारीख को यहाँ पर आया रेवोकेशन, वो चीज अब नहीं हो पाएगी क्योंकि ये अब भाई साहब बाउंड हो गए हैं। अब हम दूसरा सिनेरियो समझते हैं। दूसरा सिनेरियो के अंदर क्या हम लेंगे, अगर 4 तारीख के बाद इनके पास आता है, ये 4 तारीख को इन्हें नोटिस मिल गया था मगर इन्होंने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा 10 जनवरी को, ये पोस्ट ऑफिस गए 10 जनवरी को, यहां पे 10 जनवरी को इन्होंने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज दिया। तो क्या अब भी रिवोकेशन वैलिड होगा कि नहीं होगा? इस टाइम में रिवोकेशन आपका वैलिड होगा क्योंकि इसके नोटिस में ये चीज पहले ही आ चुकी है। अब ये वैलिड होगा। अब ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए ये इस समय ये बाउंड नहीं है क्योंकि वो पहले ही रिवोक कर चुका है और इसके नोटिस में डाल चुका है कि आई एम नो मोर इंटरेस्ट टू सेल माई प्रॉपर्टी टू यू। इसलिए यहां पर ए विल नॉट बी बाउंड।
ए विल नॉट बी बाउंड। ये था हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब हम दूसरी लाइन पढ़ते हैं कि हमने सेक्शन 5 में क्या देखा। अब हम सेकेंड लाइन पढ़ते हैं जिसमें कहा गया है कि जो एक्सेप्टेंस है, अभी हमने बात करी आपकी प्रपोजल की, अब हम बात करेंगे रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की। और रिवोकेशन एक्सेप्टेंस कौन करता है? जो सेकेंड पार्टी होती है जिसे हमने प्रपोजल दिया है, जैसे कि बी हमने पिछले एग्जाम्पल में दिया। अब यहाँ बात करते हैं एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, किसी भी समय कर सकते हैं आप, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हमने कहाँ पढ़ा था कि कंप्लीट होगा? सेक्शन 4 में। Communication of acceptance is complete against the acceptor. Acceptor के against में कब complete होगा? But not afterwards. Similarly, अब एक चीज और यहाँ देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल वही लें, ये A है और B है, इस समय अब हम रिवर्स कर लेते हैं कि रिवोक A को नहीं करना है, रिवोक बी को करना है अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। पहली सिचुएशन क्या थी कि इन्होंने यहां पर पोस्ट ऑफिस में जाकर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अपना भेज दिया कि जी हाँ, आई एम इंटरेस्टेड टू टेक योर प्रॉपर्टी, भेज दिया। लेट्स से इसकी डेट मानते हैं 1 सितंबर। 1 सितंबर को इन्होंने पोस्ट ऑफिस में जाके खत छोड़ दिया अपना कि हम इस लेटर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और यहां पर इनको रिसीव कब हुआ है? ये इनको रिसीव हुआ है आपका लेट्स से 4 सितंबर को। 4 सितंबर को। तो अब ये जो है वो रिवोक कब तक कर सकते हैं, हम ये पढ़ रहे हैं। ये इंसान कब रिवोक करेगा, कब तक रिवोक कर सकता है? इस 4 सितंबर से पहले कर सकता है, उसके बाद नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो यहाँ पर 1 सितंबर को डाला, इसने बहुत सोचा, लेटर तो जाकर पोस्ट ऑफिस में दे आया है, बट 4 घंटे बाद लगता है इसको यार शिट, अच्छी डील नहीं है, पैसे फंस जाएंगे यार, प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी वहां की खरीद ली तो क्यों ना अपना डिसीजन बदल दिया जाए, क्या मुझे सौदा और अच्छा मिल सकता है, हाईवे वाली प्रॉपर्टी लेंगे। तो इन्होंने क्या करा कि सेम ही टाइम पे लेट्स से 1 ही सितंबर को जाकर दोबारा से पोस्ट एक और लेटर जाकर दे आए। इस बार चलो 2 सितंबर को लेते हैं कि ऑफिस बंद हो गया था शाम को, अगले दिन दिया सुबह 9 बजे जाकर लीजिए एक और लेटर मुझे पोस्ट करना है। मगर इस बार इनका जो लेटर पहुंचा 10 सितंबर को। अगर 10 सितंबर को पहुंचा है, हमें पता है जब भी एंसन ने कहा था कि जब एक ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस बन जाता है, और प्रॉमिस जैसे ही बन गया आपका, नाउ यू कैन नॉट गो बैक। अब आप नहीं गो बैक कर सकते हो, आप रिवोक नहीं कर सकते हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने की आपने नींव डाल दिया प्रॉमिस बनते ही। तो जब आपका यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो गया तो यहाँ प्रॉमिस बन गया। अब ये इंसान बाध्य हो गया, उसी टाइम पे बाउंड हो गया। अगर 10 सितंबर के पास इसके पास आता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इन दैट डेट, तब ये वैलिड नहीं होगा रिवोकेशन, अब ये रिवोक नहीं कर सकते। बट अगर 4 सितंबर से पहले आता है देन यस इट कैन बी रिवोक्ड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर हम ये डेट लेते हैं अगर यहाँ पे 3 सितंबर को इनका सेकंड वाला जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, अगर वो लेट से 3 तारीख को पहुंच गया, मगर पहले वाला लेटर था वो लेट पहुंचा 4 को, तब ये रिवोकेशन जो है वो वैलिड होगा उस टाइम पे। ये रिवोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका, इसलिए पढ़ना। अच्छा एक चीज़ और, एक बार सेक्शन 5 खोल के देखा इंटरनेट पे। सेक्शन 5 के भी एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आपका इवन इफ सेम मूवमेंट पे, लेट्स से अगर हम तीसरा सिनेरियो देखें कि
तीसरे सिनेरियो के अंदर लेट्स से दोनों के दोनों लेटर आपके सेम डे पे मिलते हैं, सेम डे पे अगर आते हैं, ये भी 4 सितंबर को आया आपका एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, एक था आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और एक था आपका लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर दोनों एक ही मूवमेंट पे पहुंचते हैं तब भी आपका ऑफर जो है वो आपका जो एक्सेप्टेंस है वो रिवोक माना जाएगा, इवन इफ दोनों सेम ही टाइम पर पहुंचे तब भी। ओके, एक यहाँ पे केस लॉ है, हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। केस लॉ का नाम है मैनेजिंग कमिटी एसडीए हाई स्कूल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब ये देखते हैं इसमें एग्जैक्टली है क्या। मैनेजिंग कमिटी एसडीए हाई स्कूल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस लॉ में हुआ क्या था, इसे पढ़ लेते हैं हम। इस केस लॉ में हुआ क्या था कि एक भाई साहब थे, प्रमोद नाम था, ये सेक्रेटरी थे आपके मैनेजिंग कमिटी के स्कूल के। ये पी नाम के शख्स थे, ये मैनेजिंग कमेटी के सेक्रेटरी थे। इन्होंने क्या करा है कि मैनेजिंग कमेटी जो थी इनको एक लेटर पोस्ट करा है, और वो लेटर जब ऑफर करा था किस चीज के लिए कि भाई मुझे रिजाइन चाहिए, रेजिग्नेशन के लिए इन्होंने लेटर पोस्ट करा। ऑफर इन्होंने सेंड कब करा था, 9 तारीख को। एग्जाम वैसे यही सेम डेट है, वी कैन रेफर इट इन द एग्जाम। और इन्होंने रिवोक करा ऑफर अगले महीने की सेम डेट को, 8 को। मगर ये जो कमिटी है वो, ये मीटिंग हुई इनकी, डेट हम जो इसके अंदर है वो है 11 तारीख, रिवोकेशन ऑफ ऑफर मिलने के बाद। अब यहां पे जब मीटिंग हुई इन्होंने क्या करा, रेजिग्नेशन का जो ये लेटर था, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो रेजिग्नेशन की बात हम करते हैं वो रेजिग्नेशन जो होता है वो एक ऑफर होता है, आपका ऑफर होता है। और यहाँ पर जब आपने रिवोक कर दिया, एक्सेप्ट होने से पहले आप उसे रिवोक कर सकते हो। यहाँ टाइमलाइन देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 3 डेट्स दी हैं, एक ये डेट, एक ये डेट और एक ये डेट। 3 डेट्स में क्यों रेफरेंस की जरूरत है, ताकि हम लोग ये देख पाए कि रिवोकेशन जो है वैलिड है या नहीं। क्योंकि इन्होंने क्या करा, बदमाशी करी। रिवोकेशन ऑफ रेजिग्नेशन आने के बावजूद इन्होंने कहा कि भाई हम लोग आपका ऑफर जो दिया था रेजिग्नेशन का उसे हम मानते हैं, उसे हम दे देते हैं, वैलिड कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव कर दिए इन्होंने कि जो आपका रेजिग्नेशन दिया था। बट जब बाद में ये चीज मिस्टर पी बोलते हैं कि मुझे नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है, मैंने रेजिग्नेशन दिया था बट इस डेट पे आपने कहा कि जी अब आपको निकाला जाए क्योंकि आपने रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करा था। वो कह रहे हैं कि भाई साहब आप ये बताइए हमें, मैंने रिवोकेशन के लिए भी तो रेजिग्नेशन डाला था, मेरा मन बदल गया था कि अब मैं रिजाइन नहीं करना चाहता हूँ, आपने उस लेटर को क्यों नहीं देखा? आपकी मीटिंग होने से पहले ही मैंने वो आपको पहुंचा दिया था आपके टेबल पे, और आपको पता होना चाहिए इस बारे में, आप उस चीज को क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हो? तो कोर्ट ने कहा देखिए जो ये रिवोकेशन ऑफ ऑफर है वो पहले ही मिल गया है आपका एक्सेप्टेंस होने से पहले। टाइमलाइन देखते हैं इसकी एक बार। ऑफर कब मिला? ऑफर मिला आपको 9 तारीख 7वां महीना, इस दिन मिला था ऑफर।
9 तारीख 8वें महीने पे आपने रिवोकेशन ऑफ ऑफर का ऑफर को रिवोक करने के लिए दूसरा लेटर भेजा। और जो तीसरा जो ये एक्सेप्टेंस का लेटर इन्होंने भेजा था कि हम आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं 11 तारीख 8 को, ये मैनेजिंग कमिटी है। कोर्ट ने कहा भाई साहब इस डेट पे इन्होंने रिवोक अपना ऑलरेडी कर दिया था ऑफर, जो वो रिजाइन करना चाहते थे, इसलिए आपको ये भी देखना पड़ेगा आप किस बारे में ये डिसीजन ले रहे हो। आप यहाँ पर 11 तारीख को इस बात का डिसीजन ले रहे हो कि ऑफर दिया था ना उन्होंने, बट यहाँ पे तो उन्होंने अपना वापस ले लिया ना, रिवोक कर लिया, खत्म कर लिया अपना जो रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करा था। नाउ यू कैन नॉट डिस्कस ऑन इट, इसलिए वो अपनी जॉब पे रहेंगे। जो आप उन्हें जॉब से निकालने का नतीजा आप कर रहे हो, आपने डिसीजन सुना है, दैट इज नॉट वैलिड। ये कोर्ट ने कहा रेजोल्यूशन जो मैनेजिंग कमिटी का है एक्सेप्टिंग रेजिग्नेशन इज हेल्ड टू बी इनवैलिड, ये इनवैलिड है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग और चीजों पे। ओके, यहां पे बात करते हैं हम मोड्स ऑफ रिवोकेशन की। मोड्स ऑफ रिवोकेशन क्या होता है? बहुत सारे मोड्स हैं हमारे, मगर सेक्शन 6 जो है वो मोड ऑफ रिवोकेशन की बात करता है, हम कैसे कैसे रिवोक कर सकते हैं। पहला है आप नोटिस देकर रिवोक कर लो, दूसरा है आपका टाइम खत्म हो चुका है, अब आप रिवोक नहीं कर सकते हो, तीसरा है कंडीशन प्रेसिडेंट, मतलब कि आपको बोला गया था कि कुछ कुछ कंडीशंस फॉलो करना, आपने वो कंडीशंस ही नहीं फॉलो करी, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका रिवोक हो गया ऑफर। अब आता है डेथ और इंसैनिटी। एक्सेप्टेंस से पहले ही अगर आपको पता लग गया है कि डेथ या इंसेन हो चुका है जिसने आपको प्रपोजल दिया है। पिछले एग्जाम्पल में जब हम लोग प्रॉपर्टी वाला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे थे, उसके अंदर अगर उस इंसान ने जिसने प्रपोजल दिया था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ, अगर उनकी डेथ हो जाती है प्रपोजर की, और सामने वाली पार्टी को ये पता भी लग जाता है कि वो उनकी डेथ हो चुकी है एक्सेप्टेंस करने से पहले, तब भी वो रिवोक हो चुका है। उनकी नॉलेज में ये चीज़ आना ज़रूरी है। इसके कुछ इफ एंड बट्स हैं, वो भी सेक्शन 6 में लिखे हैं, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बाय नोटिस के अंदर आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। पहले हम पढ़ते हैं ये मोड ऑफ रिवोकेशन बाय नोटिस। मोड ऑफ रिवोकेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं बाय नोटिस। पहला पॉइंट बाय नोटिस। बाय नोटिस का मतलब क्या हुआ कि जब एक्सेप्टेंस आप कर रहे हैं तो आपको सेम एड्रेस पे जाना चाहिए। पहली चीज है कि ऑफरी के एड्रेस पे जाना चाहिए। अगर आपने नोटिस भेजा है, यहां अगर पहले प्रपोजल भेज दिया था कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, अब अगर वो दूसरा भेजना चाहते हैं रिवोकेशन के लिए कि अब मैं नहीं बेचना चाहता हूँ, तो इसी के ही एड्रेस पे भेजोगे ना, किसी और के एड्रेस पे तो नहीं, इसके एड्रेस पे भेजना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली अगर आप ये इंसान अगर इसको रिवोकेशन के लिए भेज रहा है, तब भी इसके अंदर एक और चीज आती है, वो आता है नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय टेलेक्स। टेलेक्स एक सिचुएशन अगर मैं दूं आपको कि अगर ऑफर जो है आपका, ऑफर आपने दे दिया एक टेलेक्स से दूसरे टेलेक्स तक, एक फैक्स की मशीन थी, ये एक फैक्स की मशीन है, ये इस फैक्स की जो मशीन ने लेट्स से इन्होंने किस डे पर, मान लो 1 फरवरी को एक ऑफर दिया था, सेम टाइमिंग पे फैक्स पे आ गया इनके पास, बट जिस दिन इनके पास ये आया उस दिन आपकी छुट्टी थी,
संडे था, नहीं दे पाए, ये लेट से क्या बोलते हैं, कोई सरकारी छुट्टी आ गई या कोई संडे आ गया, उस दिन ही नहीं देख पाए, अगले दिन 2 फरवरी को इन्होंने ये देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं अब तक, प्रपोजल तो दे दिया बट अब वो रिवोक करना चाहते हैं। रिवोकेशन इन्होंने अब तक इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। रिवोकेशन इन्होंने क्या करा, रिवोकेशन का इन्होंने 1 फरवरी की 1 घंटे बाद भेजा, 1 आवर, 1 घंटे बाद, लेट्स से ये सुबह भेजा था 8 बजे, 8 AM, रिवोकेशन भेजा यहाँ पर इन्होंने 9। पहले हमने कहा कि जो बाय नोटिस हम रिवोक कर सकते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि प्रॉपर एड्रेस आपका आना चाहिए, अगर प्रॉपर एड्रेस नहीं है तो आपका रिवोकेशन जो है वो वैलिड नहीं होगा। सेकेंड चीज जो हम पढ़ेंगे वो ये था टेलेक्स से रिलेटेड, टेलेक्स या फैक्स, जिसमें हमने बोला था कि ये एक टेलेक्स की मशीन है और एक ये फैक्स की मशीन है। मान लो ये 2 अलग अलग कंट्रीज के अंदर है, फैक्स की मशीन जो है इन्होंने यहां पर भेजा, हम एग्जाम्पल ले रहे थे 1 फेब को, 1 फेब सुबह 8 बजे 8 AM भेज दिया, इन्होंने प्रपोजल भेजा है, मगर यहाँ पर इन्होंने रिवोकेशन भेजा है, ये रिवोकेशन के लिए है और ये ऑफर था, 1 फरवरी को ही भेजा है मगर 1 घंटे बाद भेजा है, 9 AM। उस दिन छुट्टी थी, भी नहीं देख पाए, अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, अभी ऑफर की ही बात चल रही है कि ऑफर आपका कब रिवोक हो सकता है। इन्होंने देखा अगले दिन 2 फरवरी को, सुबह ऑफिस में आते हैं भी भाई साहब और देखते हैं मेरे पास तो 2 फैक्स आ रखी हैं, एक आई थी पहले ऑफर की, वो कुछ मुझे बेचना चाहते थे, लेट्स से कॉटन बेचना चाहते थे क्विंटल के हिसाब से, मान लो कि 1000 रुपये क्विंटल, मुझे रेट नहीं पता बट स्टिल यू कैन चेक इट आउट, एक एग्जांपल ले रहे हैं। बाद में उन्होंने वो ऑफर रिवोक कर दिया, कह रहे हैं नहीं खराब हो गई मेरी वो कॉटन, मुझे गलतफहमी थी, मैं 1 क्विंटल नहीं बेच सकता, तो मैं अब ये अपना ऑफर जो मैंने इनको दिया था वो रिवोक करना चाहता हूँ। तो अगर इन्होंने दोनों 1 घंटे बाद ही भेजा तो क्या ये रिवोकेशन वैलिड होगा कि नहीं होगा, क्या अब भी आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इस ऑफर को अब आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, रीज़न भी, अगर आपने छुट्टी नहीं होती 8 बजे जैसे ही मिला था, उसी समय अगर आप 8:05 पे मान लो इनको एक्सेप्टेंस भेज देते कि जी मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बाद में अगर वो 1 घंटे बाद रिवोकेशन का भेजते कि अब हम नहीं ऑफर रखना चाहते, एट दैट टाइम वो ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्रॉमिस हो गया 8:05 पे। फैक्स में तुरंत ही हम मान लो कि अब मान के चल रहे हैं कि तुरंत ही डॉक्यूमेंट मिल जाता है, एक्सेप्टेंस उसी टाइम पे आपको मिल गया, 8:05 पे इनको भी मिल गया था, मगर इन्होंने 9 बजे उसे रिवोक कर रहे हैं। नाउ दे आर नॉट एंटाइटल्ड, ये रिवोकेशन वैलिड नहीं है। बट अगर यहाँ पे हम लोग टाइमिंग बदल दें, मान लो 9 बजे अगर वो रिवोक कर रहे हैं अपने ऑफर को, वो कह रहे हैं हम कॉटन नहीं बेचना चाहते, मगर आप, और आपको 8 बजे तो रिसीव हो गया था, मगर आप लेटर ये एक्सेप्टेंस भेज रहे हैं उन्हें 10 बजे 10 AM, तब ये वैलिड नहीं होगा, इनके पास भी 10 AM आ गया, नाउ इट कैन बी सेड टू बी वैलिड। रीजन भी दैट कि अब आपके पास जो लेटर ऑफ जो रिवोकेशन का वो ऑफर ऑफ रिवोकेशन है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर का लेटर पहले ही आपको बाय फैक्स मिल चुका है, नोटिस में आपके आ चुका है 9 बजे। ठीक है, एक चीज़ और कि आप लोगों को ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स के अंदर, नॉर्मल वर्किंग आवर्स के अंदर कुछ ऐसा हो कि आप उस फैक्स को देख पाओ।
अगर बीच में छुट्टी हो जाती है या कुछ हो जाता है देन यू आर नॉट एंटाइटल्ड, हो जाता है बिकॉज चीज़ें कनेक्टेड नहीं हैं, इट हैपन्स। तो एक चीज़ है कि आप ऐसे टाइमिंग पे भेज रहे हो फैक्ट्स को कि सामने वाला उसे तुरंत पढ़ ही लेगा, ठीक है। रिवोकेशन के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि आप जिस मीन्स से भेज रहे हैं, मतलब टेलेक्स हो, फैक्स हो, किसी भी चीज़ से अगर आप भेज रहे हैं तो सामने वाले की वो नॉलेज या अटेंशन में आ जाए। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, नोटिस के अंदर, अब हम एक चीज़ पढ़ते हैं वीआरएस के बारे में, जो हमने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के बारे में बात करी थी। अगर आपने ऑफर दिया था, ये आप एक्सो, ये कोई स्कूल है, आपने वीआरएस के लिए अप्लाई करा, ठीक है, आपने यहां पर डेट दी, इनको ऑफर रिसीव हो गया 1 दिसंबर को, मगर अब आप रिवोकेशन का आपने ऑफर भेजा इनको 5 दिसंबर को। अगर वो ये चीज बोलते हैं कि जो 5 दिसंबर में इन्होंने कहा ठीक है जी आपको हम लोग नोटिस पीरियड में रखते हैं 3 महीने के लिए, उसके बाद हम लोग आप चाहें तो आप जा सकते हैं, हम आपका एक्सेप्टेंस कर देंगे आफ्टर 3 मंथ्स। एक चीज और, अगर ये 5 दिसंबर के बाद उन्होंने कहा कि जी 3 महीने का टाइम पीरियड है आपके पास, इसके बाद होगा, तो इस 3 महीने में ये रिवोक कर सकते हैं। जो ये टाइम पीरियड मिलता है ना, नोटिस पीरियड मिलता है, उसके अंदर वीआरएस वाले जो हैं वो रिवोक कर सकते हैं रेजिग्नेशन के लिए। तो ये टाइम पीरियड और नोटिस पीरियड के लिए ही हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन कब होगा आपका? इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन आपका होगा जब एम्प्लॉय जो है गोइंग टू बी रिलीज्ड। टिल दैट टाइम नोटिस पीरियड जो उनका है उसके अंदर वो रिवोकेशन अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और कि आपको जब वीआरएस की बात करते हैं तो आपके जो स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं वो प्रिवेल करेंगे ओवर द जनरल प्रिंसिपल्स। एक चीज़ और, कितना टाइम हो गया भैया? इसमें एक चीज और पढ़ लेते हैं हम लोग, वो है आपका कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन फ्रॉम द ऑफरर। ऑफरर की साइड से अगर वो रिवोक करते हैं, इसका एक बहुत ही फेमस केस है कि अगर कोई ऑफरर जो है उसे रिवोक करना है अपना ऑफर, तो वही बताएगा, तभी हम मानेंगे कि रिवोकेशन कम्युनिकेट हुई है। अगर कोई और इंसान आपको बता रहा है, उसके पड़ोसी ने बोला, उसके सर्वेंट ने बोला, किसी ने भी जाकर बोला, कुछ भी बोला, अगर वो बता रहा है तब इन केस वो वैलिड नहीं होगा। दिस अप्लाइज इन इंडिया बट इन इंग्लैंड द प्रोविजंस आर डिफरेंट। वो हम देख लेते हैं। एक आपका केस लॉ है, डिकिंसन वर्सेस डॉड्स। इस केस में हुआ क्या था, एक इंसान ने ऑफर दिया था कि आप इस ऑफर को बता देना, मैं प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ, पूरी की पूरी सोसाइटी, फ्लैट 21 फ्लैट बने हुए हैं उस सोसाइटी के अंदर, मैं आपको बेचना चाहता हूँ, ले लो, मगर मुझे फ्राइडे रात 9 बजे तक बता देना। अगले हफ्ते की फ्राइडे रात 9 बजे तक बता देना। जो ये इंसान, जिस इंसान, ये एक्स मान लो, ये वाई को पहले ही इंफॉर्मेशन मिल गई थी, मान लो चलो फ्राइडे नहीं, थर्सडे की रात को उसके पड़ोसी से ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जी इन्होंने ये प्रॉपर्टी बेच दी है, 21 फ्लैट जो बने हुए थे ये प्रॉपर्टी बेच दी है इन्होंने। मगर ये पता चलने के बावजूद उसने क्या करा, फ्राइडे को 9 बजे से पहले 5 मिनट पहले, जस्ट 5 मिनट पहले क्या हुआ, एक्सेप्ट कर लिया ऑफर कि जी मैंने तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज दिया है।
इंग्लैंड के अंदर ये चीज जो है, अगर आपको रिवोकेशन ऑफ ऑफर किसी और के थ्रू भी पता चलता है तब भी वो चीज वैलिड है, बट इंडिया में नहीं। इंडिया के अंदर आपको यही इंसान या फिर इसका ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट जो है वो अगर बताएं तभी हम रिवोकेशन ऑफ ऑफर को मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। ठीक है, इसके अंदर एक ये कॉन्सेप्ट था। अब हम आगे चलते हैं। तो अब तक हमने बाय नोटिस के अंदर एड्रेस से रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ ली कि एड्रेस से रिलेटेड क्या चीजें कही गई हैं, टेलेक्स और फैक्स से रिलेटेड बातें कर ली, वीआरएस से रिलेटेड बात कर ली कि ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, और एक है ऑफरर, इससे रिलेटेड भी बातें कर ली हमने, ये चीजें क्या हैं कैसे, और जिसके अंदर हमने केस लॉ भी पढ़ा। ठीक है, जिसमें हमने कहा कि जो नोटिस ऑफ रिवोकेशन जो है वो प्रपोजर या फिर उसका एजेंट वही दे सकते हैं। एक चीज और है इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं, रिवोकेशन ऑफ जनरल ऑफर। देखिए इस केस में क्या ये एग्जैक्टली है क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने, उसका कुत्ता घूम गया था, उसने हर जगह पर्चे चिपका दिए, जी मेरा कुत्ता खो गया, मैं जो भी मिलेगा उसे रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है, रिवॉर्ड देने पर मैं क्या करूंगा कि अब रिवॉर्ड अगर कैसे पूरा होगा कि आप कंडीशन फुलफिल कर दो, मेरा कुत्ता लेकर आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरल ऑफर था, कोई भी एक्सेप्ट करे। मगर उन्होंने क्या करा, सेम मीडिया के अंदर जाकर बोल दिया अब क्या हमें जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, खो गया तो इट्स ओके। 6 महीने हो गए इस बात को, उन्होंने कहा कि भाई एक और पर्चा निकाला न्यूज़पेपर में कि अगर कोई ये चीज़ फुलफिल भी लेकर भी आएगा तो हम नहीं पैसे देंगे, इट्स ओके। सेम मीडिया में ये चीज़ पब्लिश करी। जनरल ऑफर इन्होंने न्यूज़पेपर में डाला था लेट से 1 जनवरी को, वही सेम मीडिया, सेम न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया मान लो, टाइम्स ऑफ इंडिया में सेम चीज उन्होंने क्या करी, रिवोक कर दी, रिवोक कर दिया जनरल ऑफर को। एक 2021 मान लो, ये 2022, 1 जनवरी 2022 के अंदर इन्होंने जनरल ऑफर रिवोक कर दिया। अब कोई इंसान ये जो कंडीशंस जनरल ऑफर में लिखी थी उसे फुलफिल करके आता है इनके पास 2 फरवरी 2022 को, उस बेचारे को नहीं पता था कि रिवोकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो मान के चल रहा था, उसको सिर्फ ये नोटिस पता था जनरल ऑफर का, उसे नहीं पता था कि रिवोक कर दिया इन लोगों ने। अब अगर ये इंसान फुलफिल कर भी देता है तो उसको वो रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे जो जनरल ऑफर में कंडीशंस लिखी थी, क्योंकि हम वो ऑलरेडी रिवोक कर चुके हैं यहाँ पर। इवन इफ ही इज इग्नोरेंट अबाउट इट, तब भी ये चीज इफेक्टिव होगी। इग्नोरेंट भी हो गए तब भी कंडीशंस आपने फुलफिल कर ली हैं। यहाँ पर आप आए थे 2 फरवरी को, आपने कंडीशंस फुलफिल करी, आपने हर चीज़ देखी और सारी कंडीशंस फुलफिल करके आ गए कि जी मैंने तो एक्सेप्टेंस कर ली, अब आपको वादा पूरा करना पड़ेगा, बट यू हैव ऑलरेडी रिवोक्ड इट। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट था। एक चीज हम ये देख लेते हैं इसमें बिड से रिलेटेड क्या है। एक चीज यहाँ पर आती है बिड से रिलेटेड। देखिए अगर किसी ने बिड, अगर ये देखो इनवाइट है बिड देने का, तब तो वो इनविटेशन टू ऑफर होता है, हमें पता ही है। बिडिंग जब आप डालते हो तब वो एक ऑफर होता है। अगर उसे सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया है हैमर प्लेस करके, या फिर बोल दिया जी हाँ आप ही सबसे हाईएस्ट बिडर, हम आपको ही ले रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो हायर अथॉरिटीज का अप्रूवल लेते हैं। आपने यहाँ पर सबसे हाईएस्ट बिड ले ली, लेट्स से फॉर एग्जांपल, इन्होंने कहा यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे आपने ऑफर दिया, इन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा और टाइम दे दो कि हम ना अपनी हायर अथॉरिटी से कंफर्मेशन करके आपको 10 दिन में बताएंगे। इन्होंने 10 दिन का टाइम पीरियड ले लिया।
अब ये ऑफर चाहे तो वो रिवोक कर सकता है इन 10 दिनों के बीच में। ये जो 10 दिन का टाइम पीरियड है वो चाहे तो रिवोक कर सकता है, इट डजंट नीड एनी परमिशन। ठीक है, तो ये था रिवोकेशन ऑफ बिडिंग का। बिडर जो है वो विड्रॉ कर सकता है बिफोर द कंफर्मेशन। अब हम आते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट पे। यहाँ हमने पढ़ा था बाय नोटिस, अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ रिवोकेशन के अंदर लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम के अंदर क्या है कि जी आपका टाइम पीरियड जो है वो खत्म हो गया, आपने एक टाइम पीरियड बताया था कि आप इस टाइम तक 10 दिन का समय दिया था ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए। 10 दिन का टाइम पीरियड है, आप इसमें एक्सेप्ट कर लोगे तो ठीक है। अब 10 दिन खत्म हो गए, आप जाते हो 20 दिन के बाद, जी आपने मुझे ऑफर दिया था आपने हमें, अब मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। उनका जी सॉरी टाइम खत्म हो गया आपका, अब आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस चीज को। ठीक है, मगर कभी कभी कंफ्यूजन इस पॉइंट पे आती है कि अगर दोनों ही सेम टाइम पर हो, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी टाइमलाइन दी गई थी 10 दिन की, टाइमलाइन दी थी कि आप 10 दिन में बता देना, 10 डेज। लेट्स से कि आपकी लास्ट डेट बोली 29 अप्रैल, ये लास्ट डे तब बता देना। मगर क्या हुआ, इन्होंने 28 अप्रैल को अगर अपना एक्सेप्टेंस भेजा तब तो ये वैलिड है क्योंकि टाइम पीरियड के अंदर आ रहा है, नो प्रॉब्लम। अगर इवन इफ 29 अप्रैल को भेजा है, उसी दिन भी भेजा है, तब भी इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड है, इट्स ओके। मगर अगर इन केस वो यहाँ पर एक्सेप्टेंस भेजते हैं लेट्स से 5 मई को, 5 मई को अगर वो भेजते हैं एक्सेप्टेंस अपना, तब उस डेट में क्या होगा, उस डेट में ये होगा दैट आपकी एक्सेप्टेंस जो होगी वो वैलिड नहीं होगी क्योंकि टाइम जो है वो लैप्स कर गया है। ये जो आपने एक्स्ट्रा टाइम लिया है इट इज़ नॉट वैलिड, यहीं तक इन्होंने वैलिड करा था। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इंस्टीट्यूशंस पे जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस के अंदर टाइमलाइन दी जाती है कि आप अपना, एक केस लॉ था उसके अंदर ये चीज़ दी गई थी कि अगर आप बाय पोस्ट या बाय पर्सन के अंदर आप जाना और ये चीज़ फुलफिल कर लेना, कि आप कोई भी आके बाय पर्सन ना करके या बाय पोस्ट ये चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हो कि एडमिशन जिसे लेना है। इन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई करा, यहाँ पर लास्ट डेट थी लेट्स से 10 जुलाई लास्ट डेट थी। लास्ट डेट पर इन्होंने क्या करा, भेज तो इन्होंने बाय पोस्ट भेज दिया था लेट्स से 4 दिन पहले, 6 जुलाई को इन्होंने पोस्ट कर दिया था, बट रिसीव कब हुआ इनको, रिसीव हुआ इनको 2 दिन बाद 12 जुलाई को। इंस्टीट्यूशन वालों को 12 जुलाई को डॉक्यूमेंट रिसीव हुए एडमिशन के लिए, तो इस टाइम पे वो मना कर सकते हैं आपको कि योर टाइम इज लैप्स। ये केस कोर्ट में गया था, कोर्ट वालों ने ये बोला था जज साहब ने दैट क्योंकि आपके पास ऑप्शन था, आप इन पर्सन भी आ सकते थे, आपको पता था 4 दिन रह गए, वाई हैव ऑप्टेड फॉर पोस्ट, वो लेट भी हो सकता था। तो इस केस में ये चीज़ वैलिड नहीं मानी गई थी क्योंकि लेट हो गया था। एक चीज़ और इसके अंदर आती है आपका लैप्स ऑफ टाइम में, वो ये आता है कि कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्लक्चुएट करती हैं। अगर टाइम पीरियड तो आपको दे रखा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्पेसिफाइड टाइम, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मगर अगर स्पेसिफाई नहीं कर रखा है टाइम तो फिर रीजनेबल टाइम, और रीजनेबल टाइम जो होता है वो फैक्ट और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जो है वो डिसाइड होता है। गोल्ड के प्राइसेस और शेयर के प्राइसेस में क्या कॉमन है कि वो स्थिर नहीं रहते, बदलते रहते हैं। तो अगर बार बार आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो बार बार बदल रही है, जैसे कि गोल्ड सिल्वर ये चीज़ें हैं, शेयर प्राइस के मार्केट की चीज़ें हैं, तो जो ये रीजनेबल टाइम होगा
वो आपका वेरी शॉर्ट पीरियड, 1 घंटे का समय भी हम रीजनेबल मान सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट है, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बदलता रहता है। ठीक है, प्रॉपर्टी के रेट में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो लॉन्ग टर्म भी उसको हम मानेंगे कि कॉमन है, रीजनेबल है। अब तीसरा पॉइंट जो था वो था आपका कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट में क्या है कि आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी थी, आपने नहीं करी है, तो फिर आपका आप इसे रिवोकेशन ही मानेंगे। ये भी एक मोड है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार एक केस लॉ में ये दिया गया था दैट की सॉल्ट की लेक थी, वो उसे लीज पे देना चाहते थे। उसमें कंडीशन ये थी कि आपको 3 साल का डिपॉजिट करना पड़ेगा आपको लीज का अमाउंट। बट इनको ऑलरेडी काफ़ी लंबा समय हो चुका था, लगभग 4-5 साल हो गए थे, इन्होंने लीज का अमाउंट ही सबमिट नहीं करा था। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए हम मानेंगे कि कंडीशन प्रेसिडेंट आपने फुलफिल नहीं करी, सो इट इज रिवोक्ड आपकी एक्सेप्टेंस। अब आते हैं चौथे कॉन्सेप्ट में, दैट इज डेथ एंड इंसैनिटी। डेथ एंड इंसैनिटी के बारे में देख लेते हैं। डेथ एंड इंसैनिटी में क्या आता है आपका कि इंग्लैंड के अंदर तो देखिए डेथ के होते ही अगर ऑफरर की डेथ हो गई है, यहाँ पे हम दो चीजें देखेंगे, एक आएगा आपका इंग्लैंड, एक आएगा इंडिया का कॉन्सेप्ट। इंग्लैंड के अंदर जैसे ही डेथ हुई है उसी समय आपका डेथ ऑफ ऑफरर, तो आपका रिवोक हो चुका है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर हो गया। अब आप कोई एक्सेप्ट करके उसे एग्रीमेंट में नहीं कर सकते हो कन्वर्ट। ठीक है, मगर इंडिया में क्या है, दो सिनेरियो है। एक है अगर आपका डेथ आपको पता था एक्सेप्टेंस से पहले, बिफोर एक्सेप्टेंस, दो सिनेरियो में डिवाइड कर लेते हैं, बिफोर एक्सेप्टेंस और एक है आफ्टर एक्सेप्टेंस। अगर बिफोर एक्सेप्टेंस आता है आपका, अगर एक्सेप्टेंस से पहले ही आपको पता है तब तो आपको रिवोक हो जाएगी, इसमें रिवोक नहीं होगा, इट विल बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस। इंडिया के अंदर ये चीज है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका सेक्शन 6 का कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं जुरिडिक्शन की। जुरिडिक्शन की बात कर लेते हैं। जुरिडिक्शन के अंदर क्या क्या आता है, अगर ब्रीच हो जाती है आपकी, तो आप कोर्ट में केस कहां फाइल करोगे। अगर आपकी हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद के अंदर आपके पास नोटिस आता है रिवोकेशन का, नोटिस ऑफ रिवोकेशन, तो इन केस अगर आप हैदराबाद में केस फाइल करते हो कि जी ब्रीच हुआ है, ये रिवोक नहीं कर सकते थे, यू वेंट टू कोर्ट, यू सेड कि यहाँ पे मैं केस फाइल करना चाहता हूँ, फिर इन दैट केस ये चीज वैलिड होगी। रीजन भी बिकॉज जो नोटिस ऑफ रिवोकेशन भी आया है, ये जो है, क्योंकि ये एक पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन सेट टू बी अराइज एट दैट प्लेस, पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, ये चीज आ गई आपकी। तो ये हमारा लगभग कंप्लीट हो गया सेक्शन 5 एंड 6। एक चीज हम लोग ये देखते हैं, अब नेक्स्ट हमने यहाँ देखा था कि प्रोमिसरी स्टॉपर से रिलेटेड कुछ चीजें जो है वो दी गई हैं। ये क्या होता है ये हम देखेंगे। प्रोमिसरी, देखिए कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए आपको दो लोगों की रजामंदी की जरूरत होती है, दोनों लोग बाइंड होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक ही इंसान की वजह से सामने वाली पार्टी बाइंड हो जाती है। आपने कोई प्रोमिस करे थे बट आप वापस बैक ऑफ नहीं कर सकते हो, इवन विदाउट कंसिडरेशन और नॉट। बहुत सारे केसेस में ये तक भी बोल दिया गया, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसे देखते हैं क्या है
ये बेसिकली इक्विटी से आपका जो है वो इवॉल्व हुआ है, इक्विटी से, क्योंकि यार किसी के साथ इनजस्टिस ना हो इसलिए कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया गया। अगर एक पार्टी ने बोल दिया कि जी हम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, बट सामने वाली पार्टी जो है वो चीज़ मना कर रही है, हम नहीं कर, अब मैं नहीं करूँगा ये चीज़, हम लोगों के बीच में डिसाइड हुआ था, प्रॉमिस हुआ था, बट आई एम बैकिंग ऑफ, ऐसे केस के अंदर उसकी इक्विटी और इनजस्टिस को रोकने के लिए ये चीज आई थी। यहाँ पे क्या है कि एक पार्टी ने प्रॉमिस करा या फिर एक अश्योरेंस दी, और दूसरे पार्टी ने क्या करा, उसी प्रॉमिस पे, उसके फेथ पे एक्ट कर दिया। पहले में क्या था कि प्रॉमिस हुआ, दूसरे में उस पार्टी ने एक्ट कर दिया। सामने वाली पार्टी ने, ए ने प्रॉमिस करा कि आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, बेचारे बी ने क्या करा, एक्ट ही कर दिया। ठीक है, द पर्सन मेकिंग द प्रॉमिस और गिविंग अश्योरेंस बिकम बाउंड देयर बाय, अब वो बाउंड हो जाएगा। अगर यहां पर ए ने कोई प्रॉमिस करा बी को, बेचारे बी ने एक्ट भी कर लिया उस प्रॉमिस के ऊपर, नाउ इन दैट केस ए विल बी बाउंड, एक्ट करते ही ये बाउंड हो गया, A will be bound in that case। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर ऐसी चीजें अगेंस्ट गवर्नमेंट यूज हो सकती हैं कि नहीं। देखिए, पहले एक कॉन्सेप्ट होता था जहां पे हम कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ एग्जीक्यूटिव नेसेसिटी। वो डॉक्ट्रिन ऑफ एग्जीक्यूटिव नेसेसिटी जो होता है वो आपका होता है लॉ ऑफ, पहले होता था कि लॉ ऑफ स्टेपल गवर्नमेंट पे अप्लाई नहीं होता, बट अब ये हो जाता है। कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को, कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एंग्लो अफगान एजेंसीज के अंदर, ये चीज मना करती थी और बोला था कि देखिए हम लॉ ऑफ एस्टॉपल सरकार पर भी एप्लीकेबल करेंगे। एक आपका केस हुआ मोतीलाल शुगर मिल्स केस के अंदर, जहां पे सरकार ने कुछ प्रॉमिस करा था, उनकी इंटेंशन थी कि सामने वाला जो प्रॉमिस है, उस जो प्रॉमिस दे रहे हैं, जो वादे दे रहे हैं सरकार, उस पर एक्ट किया जाए। ठीक है, और सामने वालों ने, प्रॉमिसी ने उस पे एक्ट भी करा, अपनी पोजीशन को चेंज करके, ऑल्टर्स हिज पोजीशन बाय एक्टिंग इन रिलायंस ऑफ द प्रॉमिस। आपने उस प्रॉमिस पे रिलाई कैसे करा, रिलाई करते हुए अपने पोजीशन को चेंज कर दिया। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो है वो बाउंड होगी। अब गवर्नमेंट अगर मना करती है, जी मैं ये चीज नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये चीज नहीं कर सकता हूँ, उन्होंने मना कर दिया, हमने प्रॉमिस करा था बट अब नहीं कर रहे, बट इन दैट केस अब ये चीज अप्लाई होगी, गवर्नमेंट को बाध्य किया जा सकता है, बिकॉज दे हैव बिकम बाउंड नाउ। एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है पौर्णमी ऑयल्स मिल्स केस के अंदर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट केस है। प्रॉमिसरी एस्टॉपल जब भी हम पढ़ते हैं तो हम इस चीज को जरूर पढ़ते हैं और देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसे क्या है उस चीज को। इसमें हुआ क्या था, स्टेट ऑफ केरला ने एक नोटिस इशू करा था 11 तारीख को कि जी कोई भी इंडस्ट्रीज अगर सेटअप होंगी 11 तारीख के बाद 11 तारीख के बाद अगर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होगी तो हम लोग उन्हें 2 टैक्स के एग्जेम्पशंस देंगे। कौन कौन से टैक्स के एग्जेम्पशन देंगे? एक थी पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशन देंगे 5 साल की, और परचेज टैक्स की एग्जेम्पशन देंगे। ठीक है, मगर 21 तारीख को एक और नोटिफिकेशन आ गया कुछ महीनों बाद। ठीक है, ये आया 21 अक्टूबर को, ये आया 11 अप्रैल को, ये 2 नोटिफिकेशन आए। अब इस बीच तो काफी लोगों ने, एक साल बाद, ये था 1979 और ये था 1980। अब कुछ टाइम बाद सरकार ने इस नोटिफिकेशन में कहा देखो ऐसा है, हम लोग ना एक टैक्स की एग्जेम्पशन जो है वो चीज हटा रहे हैं। वो कौन सी टैक्स की एग्जेम्पशन है कि भाई जितनी हम विड्रॉ कर रहे हैं सेल्स टैक्स की जितनी भी एग्जेम्पशंस थी अब हम वो नहीं देंगे। और वो रेट्रोस्पेक्टिवली बोल दिया था कि पिछले वालों ने जो भी जितने भी इंडस्ट्री सेटअप करे हैं हम उनको भी टैक्स एग्जेम्पशन नहीं देंगे सेल्स टैक्स की। अब ये लोग इस इंतराल में, ये 1 साल के अंदर जिन लोगों ने भी इंडस्ट्री सेटअप करी, ये लोग तो पहुंच गए कोर्ट।
यहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, ये सारी की सारी पहुंच गई कोर्ट। कोर्ट में कहती है ये इंडस्ट्रीज देखिए, इन्होंने हमें एक प्रॉमिस करा था कि अगर आप आइए इंडस्ट्री सेटअप करिए, हम आपको 2 तरह के टैक्स के एग्जाम्पशन देंगे, परचेज टैक्स और सेल्स टैक्स की एग्जाम्पशन देंगे 5 साल के लिए। हमने इसी वजह से हमने एक्ट करा, ऑन रिलायंस ऑफ द प्रॉमिस ऑफ द गवर्नमेंट वी हैव एक्टेड अपॉन एंड वी हैव मेड समथिंग आउट ऑफ इट। हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, वो सेल्स टैक्स की एग्जाम्पशन हमसे हटा रहे हैं। सरकार ने कहा, कोर्ट ने कहा उन्हें, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितनी भी इंडस्ट्रीज बनी है 11 और 21, ये 1 साल के भीतर जितनी भी इंडस्ट्रीज बनी है, दे आर इंटाइटल्ड टू एग्जेम्पशन, एक्सटेंड सारी की सारी जितनी भी चीजें उन्हें वादे किए गए थे, प्रॉमिस किए गए थे सरकार द्वारा, वो उन्हें मिलेंगे फॉर द फुल पीरियड ऑफ 5 years। रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। मगर हाँ, इस डेट के बाद 21 अक्टूबर 1980 के बाद अगर कोई भी इंडस्ट्री नई सेटअप बाद में हुई है इस डेट के बाद, तब आप कोई भी बंदा यहाँ पर उसके लिए जो नोटिफिकेशन इन्होंने 21 अक्टूबर की निकाली थी, ये एप्लीकेबल है। मतलब कि एक ही टैक्स की एग्जाम्पशन मिलेगी उन्हें, क्योंकि अब उनके नोटिस में ये चीज डाल गई है। तो प्रोमिसरी स्टॉपल में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं? पहली तो प्रोमिसरी स्टॉपल के अंदर प्रोमिसरी स्टॉपल में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे केस लॉ के अंदर डिस्कस करी गई थी। कि पहला कि एक अनइक्विवोकल प्रॉमिस होना चाहिए। मतलब कि अनएम्बिगुअस, बिना किसी डाउट के ये प्रॉमिस होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? जिस पार्टी ने प्रॉमिस करा है उसकी इंटेंशन भी थी, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। इंटेंशन भी थी। अब तीसरी चीज जो आ जाती है वो आती है आपकी कि सामने वाली पार्टी ने एक्ट भी करा है, एक्टेड अपॉन, प्रॉमिसी ने इस पे एक्ट भी करा है। ठीक है, आपने जो प्रॉमिस करा था इसलिए भी करा था कि भाई सामने वाली पार्टी कुछ एक्ट करे, और उस पार्टी ने एक्ट भी कर दिया। ठीक है, तो अब ऐसे केसेस में प्रॉमिस जो है आपका, प्रॉमिस विल बी बाइंडिंग। Promise will be binding on the party making it, and that party should not be permitted to go back। इस वजह से हमने सरकार को go back नहीं करने दिया, स्टेप बैक नहीं करने दिया, तब भी आप इस केस में भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये इक्विटी नहीं होगी, क्योंकि इसे एक इंसान ने एक प्रॉमिस की वजह से बहुत सारी चीज़ों पे वर्क ऑन करा, बहुत सारी चीज़ों पे इतना पैसा बहाया, और अब आप बैक ऑफ नहीं कर सकते हो। इसलिए जो हमने पहले ऑयल वाला केस पढ़ा था उसके अंदर भी गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने, जो भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे, रेट्रोस्पेक्टिवली अपने ऑर्डर्स को अप्लाई करा था, वो चीज़ हम नहीं मानेंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया रिवोकेशन का। इसके बाद आपका आता है कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बाद हमारा प्रॉमिस बनता है, और प्रॉमिस के साथ जब कंसिडरेशन जुड़ता है तभी हमारा बनता है एग्रीमेंट। तो यहाँ से हमारी नींव शुरू हो जाती है कंसिडरेशन को पढ़ते ही कॉन्ट्रैक्ट की। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कंसिडरेशन की बात। ये कहाँ दिया गया है? 2D के अंदर। बहुत सारी इसकी चीज़ें हैं, डिटेल के अंदर हम लोग इसे पढ़ेंगे। 2D क्या कहता है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। एक चीज़ याद रखिएगा पोलक, इसको हम बोलते हैं प्राइस ऑफ अ प्रॉमिस। कंसिडरेशन जो होता है वो क्या होता है?
कंसिडरेशन क्या होता है? प्राइस ऑफ अ प्रॉमिस। और पॉलक ने इसे कहा है, consideration is the price for which the promise of the other is bought and the promise thus given for the value is enforceable। ठीक है, इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसके हम 2D के काफी सारे एसेंशियल्स पढ़ेंगे, क्या होता है, कब होता है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये दो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। बिकॉज हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन डेप्थ पूछा जाता है, तो इसका ब्रीफ अगर हम कर लें तो इतना ही सफिशिएंट नहीं होगा, राइट। तो आज की क्लास में इतना ही, हम लोग आज इतना ही करेंगे, देन वी कैन कंसिडर फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। एंड तब तक के लिए बाय and revise your notes as much as you can. Hopefully this lecture is useful to you and ज़रूर हमें बताइएगा कितना यूज़फुल रहा आपके लिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।